मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में तशद्दुद के लिए आप और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 मुकामात पर तशद्दुद हुआ। प्रकाश जावड़ेकर ने तशद्दुद भड़काने के लिए अमानतुल्लाह खान और मोहम्मद आसिफ खान का नाम लिया। लोग हिंसा के जगह उकसाने का काम करते हैं, ये लोगों ने देखा है। दिल्ली में 3 जगह हिंसा की वारदातें हुई, जामिया, सीलमपुर और जामा मस्जिद। इसके आसपास जो भी घटनाएं हुई वो हम सबने देखी है। जामिया के यहां कांग्रेस के आसिफ खान और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह, ये दोनों का रोल, उन पर आरोप है कि उन्होंने जनता को उकसाया। सीलमपुर में कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद और आम आदमी पार्टी के इशराक खान और काउंसिलर अब्दुल रहमान, जामा मस्जिद के यहां कांग्रेस के महमूद पराचा, या तो उन पर एफआईआर है या तो उन पर आरोप है, उनकी जांच चल रही है। वहां के दिल्ली जैसे शांत शहर में नागरिकता कानून पर जानबूझकर माइनॉरिटी के मन में संभ्रम पैदा करके जो अशांति का माहौल तैयार किया और जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ, उसके लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। खबर, बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 19 रुपए का इजाफा किया गया है। तो आम आदमी से जुड़ी अहम खबर, बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 19 रुपए का इजाफा किया गया है। तो आज साल का पहला दिन है और आज ये खबर आई आम आदमी के लिए कि बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 19 रुपए का ये इजाफा किया गया है। बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा का एहतजाज जारी है। आज एहतजाज का 17वां दिन है। आज मुजाहरे में अदाकारा स्वरा भास्कर और प्रकाश राज भी शामिल होने वाले हैं। दूसरी जानिब शाहीन बाग में भी खवातीन का धरना जारी है। सख्त ठंड के बावजूद ये खवातीन खुले आसमान तले रातें गुजार रही हैं और शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। इन मुजाहिरीन ने नए साल का जश्न भी न मनाने का फैसला किया। नागरिकता कानून के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों का प्रदर्शन आज 20वें दिन में दाखिल हो गया है। यहाँ की ये तस्वीरें हैं सुबह की। आज यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को आना है, खासतौर से सौरा भास्कर, प्रकाश राज जैसे लोगों को आना है, संजय रजौरा जैसे लोगों को आना है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि कल यहाँ पर ऐलान किया गया है कि यहाँ पर आज जो तलबा हैं वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपको नज़ारा दिखाई देगा, जैसे कि कोई जंतर मंतर का एरिया होता है, पोस्टर बैनर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेव कॉन्स्टिट्यूशन, नो एनआरसी, नो सीएए, नो एनपीआर, इस तरह के नारे आपको हर तरफ जामिया कैंपस की दीवारों पर आपको लगे दिखाई देंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें दिखाई देंगी, महात्मा गांधी की तस्वीरें दिखाई देंगी, भगत सिंह की तस्वीरें दिखाई देंगी। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया से जो आवाज़ उठी थी 15-13 तारीख को, वो आज भी जारी है। हालांकि हमने देखा था कि किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की थी और उसके जो कुछ भी हुआ था वो हिंसा को लेकर हुआ था। कई एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो आज भी जारी है। आज किस तरह का शेड्यूल होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। मेरे साथ मीरान हैदर साहब मौजूद हैं। मीरान हैदर साहब, आज किस तरह का शेड्यूल है और भूख हड़ताल करने का फैसला क्यों किया कि अब तक तो प्रोटेस्ट आपका चल रहा था?
देखिए कल रात में नए साल की शुरुआत हुई 12 बजे रात से। आज पहली जनवरी है। राष्ट्रगान के साथ शुरुआत हुई और एक नए रिजोल्यूशन के साथ हुई कि चूँकि हम लोग गांधी का देश बचाने के लिए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो रास्ता वहीं हमारा शुरू से रहा है, सत्य और अहिंसा का। किस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसी तरह हम इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ अपना रिले हंगर स्ट्राइक शुरू करेंगे। हर रोज़ मतलब जामिया में तो वैसे 20,000 स्टूडेंट हैं, तमाम तरह के आसपास के एलुमनाई सबका सपोर्ट है, लेकिन हर रोज़ 5 से 10 स्टूडेंट और एलुमनाई भूख हड़ताल करेंगे और ये रिले में आगे चलता रहेगा। ये हमारा आंदोलन को और मजबूत बनाने की लड़ाई है और तब तक लड़ी जाएगी जब तक कि हमारा जो मांग है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, गैर कानूनी असंवैधानिक एक्ट जो है, इसको वापस लिया जाए और इस देश में कोई भी इस तरह का कानून न लाया जाए, इस तरह का कोई भी कार्रवाई एक्टिविटीज़ न शुरू किया जाए जिससे देश का बंटवारा का बुनियाद डाले। हम देख रहे हैं कि लगातार आपका जो मूवमेंट है वो अब बड़ा होता जा रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आज कौन कौन लोग आएंगे और कब पहुँचेंगे लोग? आज हमें फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर से लगातार शुरू से सपोर्ट मिलते रहा। आज खुद वो यहाँ आ रही हैं। शान अयूब भी आ चुके हैं, आज वो भी आ रहे हैं। स्टैंडिंग कॉमेडियन संजय राजौरा जी आ रहे हैं। आरजे साइमा आ रही हैं जो मशहूर रेडियो जॉकी हैं, और गौहर राजा साइंटिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये तमाम जो एक हमारा यूनिवर्सिटी का एक कल्चर रहा है कि एक्सप्रेशन विद आर्ट्स के माध्यम से अपने प्रतिरोध को दर्शाना, उसका आज आर्टिस्ट इन सॉलिडेरिटी विद जामिया मिलिया इस्लामिया अगेंस्ट CAA, इन तमाम मुद्दों पे जो लड़ाई चली उसमें समर्थन देने आ रहे हैं। तो 2 बजे आएंगे। अच्छा, आप जैसे लोग हैं यहाँ पर क्या कहेंगे, क्या अब सरकार को बात करने के लिए आगे आ जाना चाहिए? कुछ जो डाउट्स हैं, क्योंकि डाउट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस पूरे मामले को, चाहे NPR हो चाहे NRC हो। नहीं, बात तो सरकार को सुनना चाहिए भाई। जब हम लोगों ने सरकार बनाई है तो हमारे लिए सरकार बनी है, ना कि हम उनके लिए बने हैं, तो हमारी बात तो उनको बिल्कुल सुननी चाहिए। ज़ुबैर चौधरी हमारे साथ हैं। ज़ुबैर, आप शुरू से जुड़े रहे, अब आप भूख हड़ताल आप लोग शुरू कर रहे हैं, सरकार से सीधा संवाद, सीधा मैसेज क्या है? देखिए, आप देख लीजिए, आज 20 दिन हो चुके हैं तकरीबन, और ये जो सरकार है अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है। इसको नहीं दिख रहा है कि देश का युवा क्या चाहता है। आप देख लीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस तरीके से देश का जो युवा है, यूनिवर्सिटियों के जो लोग हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और उनको ये देखना चाहिए कि देश की जो जनता है वो क्या चाह रही है। अगर सरकार ये चीज़ नहीं सोचेगी कि देश की जनता क्या चाह रही है, तो फिर सरकार का फ़ायदा क्या हुआ? उनको अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अब जब देश ही एक अंधकार में जा रहा है तो ऐसी गद्दी में बैठने का क्या फ़ायदा? आप देख लीजिए, छात्रों पे उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से लाठी चार्ज की जा रही है। एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा प्रदर्शन करना। पीसफुल तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों पे लाठी चार्ज की जा रही है, गोली मारी जा रही है और एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र खतरे में है। और आप देख लीजिए, जामिया मिलिया इस्लामिया के जो छात्र हैं यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। आज से भूख हड़ताल भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। इंशाल्लाह ये जब तक रहेगा, जब तक ये काला कानून जो बनाया है इन लोगों ने, ये वापस नहीं हो जाता, और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा हैं, छात्र लीडर हैं, जो और ये लोकल लोग भी हैं, उनका भी सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। और इन लोग का यही कहना है कि भले ही कितने ही दिन उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़े या संघर्ष करना पड़े या फिर प्रदर्शन करना पड़े, वो जारी रखेंगे उस वक्त जब तक कि CAA वापस नहीं ले लिया जाता। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। शरीयत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान तलबा फैज़ अहमद फैज़ की जिस नज़्म को गाकर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोगों को वो नज़्म हिंदू मुखालिफ नजर आ रही है। IIT कानपुर अब इस बात की जांच करेगा कि फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म हिंदू मुखालिफ तो नहीं। किस्सा ये है कि जामिया के तलबा के खिलाफ पुलिस एक्शन के बाद जामिया तलबा के साथ इजहार यकजहती करते हुए IIT कानपुर के तलबा ने कैंपस में एक रैली निकाली थी और फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़्म लाजिम है कि हम भी देखेंगे गाई थी। अब IIT इंतजामिया इस नज़्म में हिंदू मुखालिफ जज्बात तलाश कर रही है। ये नज़्म फैज़ ने पाकिस्तानी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ लिखी। नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने खराज अकीदत पेश किया। उन्हें परेड की सलामी दी गई। इसके बाद बिपिन रावत ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि तीनों अफवाज साथ मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगे। आपको बताएं कि बिपिन रावत ने आज ही CDS की जिम्मेदारी संभाली है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना, और हम इसी तरफ कार्रवाई करते रहेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स
एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। सीडीएस जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, लेकिन कार्रवाई जो होगी वो टीम वर्क के जरिए होगी। ऐसे नहीं होगा कि अपने निर्देश के हिसाब से सीडीएस किसी फोर्स को चलाना चाहेगा। उसको जैसे बताया गया है, इंटीग्रेशन की जरूरत है। उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है? सबसे पहले तो हमें तीनों सर्विसेज जो हैं उसका 1+1+1 का जो जोड़ आता है उसको 3 नहीं बनाना है, उसको 5 या 7 बनाना है। तो यू हैव टू अचीव मोर थ्रू सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन। ये मकसद है जो सीडीएस को जिस तरह से टास्क दिया गया है। इसके अलावा हमारे को रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, बेस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं तीनों सर्विसेज को, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। इस वक्त की बेहद अहम खबर वजारत दाखिला के हवाले से ये खबर है। वजारत दाखिला को यूपी हुकूमत का एक लेटर मिला है। पीएफआई की सरगर्मियों की जांच होगी। ज़राए के हवाले से बेहद अहम खबर वजारत दाखिला के हवाले से ये खबर है। वजारत दाखिला को मिला यूपी हुकूमत का एक ख़त, एक लेटर। खुफिया एजेंसी और एनआईए से इस सिलसिले में जानकारी ली जा सकती है। पीएफआई की गुज़िश्ता महीनों की सरगर्मियों का जायज़ा लिया जाएगा। वजारत दाखिला इस पर बाकायदा कानूनी राय भी ले सकती है। हमने देखा था कि किस तरह से कल यूपी के जो नायब वज़ीर आला हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये बात कही थी कि पीएफआई की सरगर्मियों की जांच होगी। और इस वक्त ये खबर जो है आ रही है, वज़ारत दाखिला को यूपी हुकूमत का एक लेटर मिला है। इसमें पीएफआई की सरगर्मियों की जांच होगी। खुफिया एजेंसियों और एनआईए से इस सिलसिले में जानकारी ली जा सकती है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथ शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम खबर, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, यूपी की तरफ से जो एक प्रस्ताव भेजा गया है होम मिनिस्ट्री को, वो होम मिनिस्ट्री में रिसीव हो चुका है। हमारे सोर्सेज ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने जो प्रस्ताव रखा है कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के अनुसार पीएफआई का एक रोल रहा है कि हाल ही में जो हिंसा हुई है यूपी में सीएए और एनआरसी के से जुड़े प्रोटेस्ट के दौरान, तो इसके पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है, क्योंकि कुछ आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद उनके पास से कुछ ऐसे आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे सीडीज उनके पास से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद ये प्रस्ताव यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी के होम डिपार्टमेंट की तरफ से होम मिनिस्ट्री को भेजा गया है। जिसके बाद अब अगली कार्रवाई ये होगी कि होम मिनिस्ट्री जो है उस पर अब एक लीगल ओपिनियन ले सकती है कि क्या कुछ किया जाना चाहिए इस प्रस्ताव को लेकर। वहीं साथ ही साथ इस प्रपोजल को लेकर जो एनआईए है और बाकी जो एजेंसीज हैं, जो इंटेल एजेंसीज हैं, उनसे भी इस पूरे मामले में उनकी राय मांगी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जो देश के अलग अलग राज्य हैं वहाँ पर भी इनकी एक्टिविटीज़ को लेकर कुछ रिपोर्ट्स होम मिनिस्ट्री के पास पहले से ही मौजूद हैं, जिसको लेकर अब जांच का दायरा बढ़ सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बिल को पास करने से पहले, सीए बिल के पास होने से पहले असम और वेस्ट बंगाल में पर्चे बांटे गए थे प्रोटेस्ट को लेकर इस संस्था के द्वारा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर होम मिनिस्ट्री इस प्रपोजल को फिलहाल स्टडी कर रहा है और इस पर लीगल ओपिनियन लेने के बाद ही इस पर अगली कार्रवाई होगी। जी शैलेंद्र, तो साफ तौर पर सिक्योरिटी को लेकर कोई समझौता नहीं, काफी सख्त नजर आ रही है इस बार अगर हम देखें इंतजामिया और हुकूमत। जाहिर तौर पर इस तरह की जो वायलेंस है वो कोई जो है गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हालांकि लगातार ये कहती आई है यूपी सरकार भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका कोई रोल इसके पीछे हो सकता है, उसकी लगातार जाँच चल रही है। खबर ये भी थी यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया था कि ना सिर्फ पीएफआई बल्कि सिमी का भी इसमें रोल हो सकता है, जो कि वायलेंस यूपी में हुआ है उसके पीछे। तो ऐसे में उसका सबूत ये बताया जा रहा है कि जो कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि वो पीएफआई से है, और इस तरह का यूपी पुलिस का ये दावा है कि इसके पीछे पीएफआई का रोल हो सकता है। ऐसे में पीएफआई को बैन कर दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया था होम मिनिस्ट्री को, अब होम मिनिस्ट्री में ये रिसीव हो चुका है। इस पर आगे की कार्रवाई तभी होगी जब इस पर बाकी एजेंसीज का इनपुट मिलेगा, जिसमें एनआईए और बाकी इंटेल एजेंसी शामिल है, जिसके बाद पीएफआई को लेकर कोई भी फैसला लिया जा सकता है। जी शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी शैलेंद्र जो कि बता रहे थे कि वज़ारत दाखिला के ज़राए से
खबर है, वजारत दाखिला को यूपी हुकूमत का एक खत मिला है जिसमें पीएफआई की सरगर्मियों की जांच होगी। खुफिया एजेंसी और एनआईए से भी जानकारी ली जा सकती है। साथ ही पीएफआई की गुज़िश्ता महीनों की सरगर्मियों का जायजा लिया जाएगा और वजारत दाखिला इस पर कानूनी राय भी ले सकती है। आगे बढ़ेंगे। भीमा कोरेगांव जंग के 202 बरस पूरे होने के मौके पर हजारों अफराद खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। पुणे में विजय स्तंभ और उसके आसपास सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। सोशल मीडिया और फ़ोन मैसेंजर्स पर भी ख़ास निगाह रखी जा रही है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार ने भी यादगार पर पहुंचकर खराज अकीदत पेश किया। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर प्रकाश अंबेडकर, आरपीआई लीडर रामदास अठावले, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के जोगेंद्र कवाड़ी समेत दीगर लीडर भी विजय स्तंभ का दौरा कर सकते हैं। ख्याल रहे 2018 में यहाँ तशद्दुद फूट पड़ा था, इसमें एक शख्स की हलाकत हुई थी, कई जख्मी हो गए थे। गांव में लाखों दलित अनुयायी सुबह से ही यहाँ पर विजय स्तंभ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह से ही इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। लाखों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इसमें सभी दलित हैं या फिर अंबेडकर समाज से जुड़े लोग हैं, अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। सभी लोग यहाँ पहुंच करके विजय स्तंभ के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने यहाँ पर निकलने के लिए एग्जिट गेट्स अलग अलग बनाए हैं, जिसको लेकर के यहाँ भीड़ ना होने पाए, इसकी पूरी जवाबदेही रख रही है प्रशासन। साथ ही यहाँ पर सिविल ड्रेस से लेकर के तमाम सारे वॉलंटियर्स अंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 10,000 लोगों को लगाया गया है ताकि इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर इस विजय स्तंभ की तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो ये है विजय स्तंभ, जिसका दर्शन करने के लिए, जिसको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और 202 साल पूरा हो रहा है भीमा कोरेगांव की घटना को। उसके बाद यहाँ पर इस बार काफी जश्न का माहौल है। 2 साल पहले यहाँ पर जिस तरीके से हिंसा हुई थी, जिस तरीके से विवाद हुआ था, उसके बाद यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या में और इजाफा हुआ। हमारे साथ यहाँ वाघमारे हैं। अब तक कितने लोग आए हैं यहाँ पर और किस तरीके से अभी तक ये पूरा दर्शन का या फिर लोग पहुंच रहे हैं विजय स्तंभ को देखने, उसका कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, सुबह के 11 बजे है, कम से कम 4 लाख लोगों ने यहाँ पे आके सैल्यूट किया है, मानवंदना दी है। यहाँ पे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार आए थे और बहुत सारे मिनिस्ट्री यहाँ पे आने वाली है। ऐसा लगता है 202 साल में इस स्तंभ को न्याय मिला है, जबकि हम पिछले 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस साल प्रशासन ने इतना इसको काम करने के लिए यहाँ पे बहुत उत्सुक है। इसलिए मुझे लगता है कम से कम आज यहाँ पे सीएम भी आने का शक्यता हम करते हैं कि यहाँ पे सीएम भी आएंगे और यहाँ पे सैल्यूट करके निकल जाएंगे, क्योंकि आज का ये शौर्य दिन है। जिस तरीके से 2 साल पहले यहाँ पर एक विवाद हुआ था, उसके बाद इस बार सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम सारी दूसरी चीजें वो सामान्य तौर पे चल रही हैं और सारी चौक चौबंद बंदोबस्त है। देखिए, बहुत अच्छा बंदोबस्त है, लेकिन 2 साल पहले जो एविडेंस यहाँ पे हुआ था उसको लोग भूल चुके हैं। माननीय कलेक्टर साहब है नवल किशोर राम साहब और हमारे एसपी संदीप पाटिल साहब, इन्होंने यहाँ पे पूरे लोगों को इकट्ठा बिठा के, सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा करके, इसमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग से जो भी एविडेंस हुआ था वो सब भूल गए। और हमारे सब यहाँ पे गाँव वाले हैं जो कि सभी जाति धर्म के, ये हमारे सभी भीम सैनिकों का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से वाघमारे बता रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूरे अगल बगल के गांव के लोग। मैं तस्वीरें एक बार फिर चाहूंगा कैमरामैन से दिखाए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। लाखों की संख्या में यहाँ दलित समाज से जुड़े लोग, अंबेडकर को मानने वाले लोग पहुंच रहे हैं और सब इस विजय स्तंभ का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर नमन कर रहे हैं और निकल रहे हैं। 202 साल हो गए हैं इस बार भीमा कोरेगांव की इस घटना को, जिसको लेकर के यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर अपना यहाँ पर लोग यहाँ पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके निकलने से लेकर तमाम सारी चीजों के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वादी कश्मीर में साल 2019 मेवा सनत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। नवंबर में हुई गैर मुतवक्के बर्फबारी ने वादी के मेवा बागात में काफ़ी तबाही मचाई। इससे काश्तकारों को भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा। पेश है पुलवामा से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की ये रिपोर्ट।
नवंबर के पहले ही हफ्ते में वादी कश्मीर में गैर मुतवक्का और भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी ने सेब और दीगर मेवा बागात में तबाही मचा दी। वादी भर में मेवाजात के दरख्त टूट गए। कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा के तकरीबन तमाम मेवा बागात को नुकसान पहुंचा। महकमा बागबानी की वजह से नुकसान के हवाले से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक जिला में आबादी का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ है। इसमें जो डैमेज असेसमेंट थी वो हमारी कंप्लीट कर दी हुई है और इसमें तकरीबन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 72,000 के करीब फैमिली जो है वो अफेक्टेड फैमिलीज़ थी, जिनका जो एरिया है तकरीबन 7,700 हेक्टेयर एरिया जो है अफेक्टेड है। उसकी असेसमेंट है ऑन ग्राउंड जाके हमने और रेवेन्यू से मिलकर दोनों जो है डिपार्टमेंट्स ने ये कंप्लीट कर दी है और इसकी असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो हमने डीसी साहब को सबमिट कर दी हुई है। और शॉर्टली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो भी इसमें डिसीजन करेगी तो उनको जो है इसमें अमदाद जो है वो दी जाएगी। बर्फबारी से न सिर्फ दरख्तों को नुकसान हुआ बल्कि जिला के कंडी इलाकों में सेब की फसल भी खराब हो गई। इतने बड़े पैमाने पर नुकसान से काश्तकार काफी तशवीश में हैं। मेवा काश्तकारों ने हुकूमत से माकूल मुआवजा और केसीसी कर्जे माफ करने की अपील की है। नुकसान से काफ़ी बोझ पड़ गया है किसानों के ऊपर, कोई सहारा नहीं रहा है। तो अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो केसीसी लोन है उसको माफ़ किया जाए और मौकूल से मौकूल किसानों को मदद की जाए। पिछले साल जो हुआ था तो 1-2 हज़ार दिए थे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिला था 1-2 हज़ार, तो उसमें अभी तक मतलब मान लो कि रस्सी भी नहीं आ चुकी थी उन 2 हज़ार में हमें, तो 2 हज़ार से क्या हो जाएगा, मतलब 2 हज़ार तो कुछ नहीं, उसमें आता ही नहीं है कुछ। और बाकी हम यही गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि जो भी केसीसी है सब मतलब हमारे यहाँ उसको माफ़ किया जाए। अगरचे नवंबर में हुई बर्फबारी से मेवा सन्नत को काफी नुकसान हुआ है, ताहम इस सन्नत के लिए बर्फबारी काफी अहम भी है। महकमा बागबानी के माहिरीन का कहना है कि गर्मा में पानी की किल्लत का सामना करने के लिए अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी का होना जरूरी है। बेशक ये बात हम कहते हैं कि स्नो जो था वो अनटाइमली था, लेकिन स्नो अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो है हमारी हार्टिकल्चर इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी बर्फबारी होगी, बारिश होगी तो हमारा जो है रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। और जब हम जून और जुलाई की बात करते हैं कि जब बारिशें यहाँ पे कम होती हैं तो उस चीज़ को ये मैनेज कर लेगा। उस वक्त पीक सीज़न में जब हमें वाटर की जो है क्रिटिकल रिक्वायरमेंट रहती है तो पानी जो है वो अवेलेबल हो। साल 2019 में ही दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी में पैदाशुदा सूरत हाल से भी मेवाजात का कारोबार मुतासिर हुआ। हुकूमत ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मुतारिफ करके नफेड के जरिए सेब की खरीदारी अमल में लाई। इससे काश्तकारों ने कुछ हद तक राहत पाई। ताहम वादी भर के काश्तकारों की मांग है कि बर्फबारी से हुए नुकसान का भरपूर मुआवजा दिया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। महकमा जेल ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जेलों में कैदियों और मिलिटेंसी से वाबस्ता अफराद के लिए एक राहत की स्कीम का ऐलान किया है और इसके तहत नज़रबंद अफराद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके अहल खाना से मुलाकात का इंतज़ाम किया गया है। एक रिपोर्ट। महकमा जेल के हुकाम ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद मुजरिमों और दहशतगर्दों को उनके अहल खाना से मुलाकात के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एहतमाम किया है। जेल हुकाम के इस इक़दाम से इन लोगों को काफी फायदा होगा और वो अपने अहल खाना से बातचीत कर सकते हैं। इस इक़दाम के तहत ऐसे कुंबे अपने नजदीकी जेल हुकाम के पास जाकर फायदा उठा सकते हैं। 1 जनवरी से इसका निफाज होगा। ई मुलाकात से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से परिवार जहाँ भी बेस्ड होगा अपने नियरेस्ट जेल पे जाके जो रिमोट जेल में कैदी है उससे मुलाकात करेंगे ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये हम 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं और इसका ट्रायल भी हुआ है सेंट्रल जेल श्रीनगर और कठुआ जेल के बीच में। तो उससे अभी तक जो तरीका था उसमें उनको जेल में जाने के लिए फ़िज़िकली परेशानी आती थी, दूर दराज इलाके से कई लोग जो आते थे और समय लगता था, पैसे लगते थे। जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होगा उसमें उनको आसानी हो जाएगी। कैदी के जो परिवार हैं उनको ज़्यादा मुलाकात का मौका होगा और आपस में तालमेल रहेगा।
डीजीपी जेल का कहना है कि कश्मीर से ऐसे खानदानों को जम्मू आने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसी को देखकर महकमे ने यह कदम उठाया है। इस मुलाकात के लिए वक्त और दिन मुकर्रर किए गए हैं। इसमें जो कश्मीर बेस्ड परिवार हैं, जब उनके रिश्तेदार जम्मू प्रिजन में लॉज है, जम्मू बेस्ड जम्मू जोन में, तो हमने मंडे से थर्सडे ये फैसिलिटी रखी है उनके लिए। और रिवर्स में जो फैमिलीज़ जम्मू जोन से बात करना चाहते हैं कश्मीर बेस्ड इनमेट के साथ, वो हमने फ्राइडे सैटरडे रखा है क्योंकि उनकी संख्या कम है, तो इससे आसानी हो जाएगी। और समय हमने रखा है 10 से 1 के बीच में। जेल हुकाम के इस इक़दाम का मकसद लोगों को सहूलत फराहम करना है। जो भी लोग जेल में अपने रिश्तेदारों को आमने सामने मिलने के ख्वाहिशमंद हों, उनको इससे भरपूर मौका भी फराहम किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लोन सिर्फ 1% ब्याज दर पर। खबरों में इतना ही। आदाब।